गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेद माता गायत्री पब्लिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं भगवान शाह यादव, केमिस्ट्री लेक्चरर, आपके सामने कक्षा 11 की रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, इसका क्लास दूसरी लेकर के आया हूँ आज। तो आप देखो, पहली क्लास में अपन इसके थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन लिया था, तो अपने भौतिक परिवर्तन, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, इनके बारे में चर्चा कर ली थी। अब अपन देखेंगे रासायनिक सूत्र बनाना। रासायनिक सूत्र। तो देखो, रासायनिक सूत्र बनाने के लिए हमें आवश्यकता होगी मूलकों की। मूलकों की आवश्यकता होगी भाई। अब देखो, मूलक किसे कहेंगे? मूलक दो प्रकार के होते हैं भाई, है ना। मूलक या आयन, जिसे आयन कहते हैं, अपन साधारण भाषा में आयन भी बोलते हैं इन्हें, रेडिकल्स। तो देखो, मूलक होते हैं यानी कि परमाणु या परमाणुओं का वह समूह है, परमाणु या परमाणुओं का वह समूह है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। परमाणु या परमाणुओं का वह समूह है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है, मूलक कहलाता है। तो मूलक की परिभाषा क्या हुई? परमाणु या परमाणुओं का वह समूह। एक परमाणु अकेला भी हो सकता है और उसके साथ में जुड़े हुए अन्य परमाणु भी हो सकते हैं। तो परमाणु या परमाणुओं का वह समूह है जिस पर कुल नेट आवेश विद्यमान होता है, मूलक कहलाता है। ठीक है। मूलकों के प्रकार, मूलक दो प्रकार के होते हैं भाई मुख्य रूप से। एक तीसरा प्रकार का उदासीन मूलक और होता है, लेकिन दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। अपन देखते हैं तो देखो, एक तो धनायन या धनात्मक मूलक और दूसरा होगा ऋणायन। तीसरे प्रकार का उदासीन भी होता है भैया ना। तो उदासीन भी अपन उदासीन के बारे में चर्चा आगे करेंगे। तो देखो, धनायन और ऋणायन, परमाणु या परमाणुओं का वह समूह है जिस पर धनावेश होता है। जिस पर क्या कौन सा आवेश होता है भाई? धनावेश होता है, वो कहलाता है धनायन या धनात्मक मूलक जिसे कहते हैं। और परमाणु या परमाणुओं का वह समूह है जिस पर ऋणावेश विद्यमान होता है, नेगेटिव चार्ज होता है जिस पर, वो होता है ऋणात्मक मूलक। ठीक है। तो यह ऋणायन जिसे कहेंगे। तो आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे और टॉपिक डालेंगे मूलक। तो इसमें लिखेंगे परमाणु या परमाणुओं का वह समूह है, परमाणु या परमाणुओं का वह समूह है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। परमाणु या परमाणुओं का वह समूह है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है, मूलक कहलाता है। और नीचे लिखेंगे मूलक निम्न प्रकार के होते हैं। और नंबर 1, धनात्मक मूलक या धनायन। नंबर 1 टॉपिक डालेंगे धनात्मक मूलक या धनायन। ठीक है। धनात्मक मूलक या धनायन। और इसमें लिखेंगे डैश लगा करके, वह मूलक जिस पर धनावेश उपस्थित होता है या विद्यमान होता है, वह मूलक जिस पर धनावेश विद्यमान होता है। धनावेश विद्यमान होता है, धनात्मक मूलक कहलाता है। ठीक है भाई।
अब धनात्मक मूलकों के बारे में अपन को लिखना है उनको, और धनात्मक और ऋणात्मक मूलक यदि अपन को आते हैं तो रासायनिक सूत्र बनाने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अपन को धनात्मक मूलक और ऋणात्मक मूलक अपन को आने चाहिए, तो वो धनात्मक मूलक और ऋणात्मक मूलक वो आपको याद करने हैं भाई, ठीक है ना। तो देखो धनायन या धनात्मक मूलक, धनायन या धनात्मक मूलक। अब जिनके ऊपर धनावेश होगा, ध्यान रखना है ना, वो सारे इन्हीं में आएंगे, ठीक है। तो अब देखो एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो मूलक है वो है H+, ठीक है। और H++1 इधर भी लगा सकते हैं या 1+ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी प्रकार की समस्या नहीं है, 1 पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, तो इस कंफ्यूज होने की, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। हाइड्रोजन और सोडियम, सोडियम इसका है Na+1, यानी +1 साथ में लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। देखो +1। अर्जेंटम या सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर का है Ag+1, Ag+1। पोटेशियम, पोटेशियम का है K+1, ठीक है ना, पोटेशियम का K+1। और अमोनियम, अमोनियम, अमोनियम का है भाई NH4+1, NH4+1। अमोनिया से अमोनियम बना है, अमोनियम NH4+1। सीजियम, सीजियम, सीजियम का है CS+1, सीजियम का CS+1। रुबिडियम, रुबिडियम, रुबिडियम का है Rb+1, ठीक है ना, रुबिडियम Rb+1। औरम, Au+1, औरम Au+1, औरम या औरस, औरस, सॉरी औरस, ठीक है ना। तो ये जिनके ऊपर +1 आवेश होता है ये मुख्यतया ये यौगिक हैं, और अपन और सारणी पढ़ेंगे तो वहां आ जाएगा। देखो क्यूप्रस, क्यूप्रस, क्यूप्रस का है भाई Cu+1, और इसके ऊपर +2 आवेश आते ही क्यूप्रिक बन जाएगा भाई वो, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, सब चीजें याद रखनी है। परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं जिस कारण से है, तो एक बार आप इनको नोट करें। मर्क्यूरस और लिखें, मर्क्यूरस Hg+1, तो इनको सबको उतार लें एक बार।
ये आपको याद रखनी भी है ना, ये आपको आएंगे, ये आपको याद रखने हैं। और ये आपको यदि आते हैं धनात्मक मूलक और ऋणात्मक मूलक यदि आपको आते हैं तो ऑक्सीकरण अंक हो रहेगा अपने आगे एक चैप्टर में, तो वो ऑक्सीकरण अंक निकालना आप चुटकियों में निकाल देंगे यदि ये आपको आते हैं। तो इन पर नेट आवेश यदि आपको आता है तो आप आराम से ऑक्सीकरण आवेश निकाल, ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण अवस्था किसी तत्व की बतानी है तो बता सकते हैं। किसी तत्व यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखना है तो आप तुरंत लिख सकते हैं उसका, ठीक है ना। तो ये आपको याद करना है। देखो कैल्शियम Ca+2, ठीक है। मैग्नीशियम Mg+2, बेरियम Ba+2, बेरिलियम Be+2, ध्यान रखना Ba+2 बेरियम का है, Be+2 बेरिलियम का है। और कोबाल्ट CO+2 और निकिल Na+2, निकिल का Na+2। मैग्नीज Mn+2, मुख्यतः मैग्नीज बहुत परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाने में मैग्नीज बहुत ही यानी कि ज्यादा मैग्नीज वो परिवर्तन संयोजकता दर्शाता है। ये +2 से लेकर +7 तक की संयोजकता दर्शाता है। परिवर्तनशील संयोजकता आएगा अपने आगे एक टॉपिक, वहां बताएंगे। परिवर्तनशील संयोजकता का मतलब यह है कि कोई तत्व एक से अधिक प्रकार की संयोजकता दर्शाता है, एक से अधिक प्रकार का ऑक्सीकरण अंक दर्शाता है, वो परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाने वाले यौगिकों में आता है, ठीक है ना। तो फेरस Fe+2, क्यूप्रिक Cu+2, क्यूप्रिक फेरस फेरिक आएगा तो Fe+3 आएगा भाई, फेरिक Fe+3 और क्यूप्रिक Cu+2, क्यूप्रस होता है Cu+1। जिंक Zn+2, जिंक के ऊपर Zn+2 आवेश होता है। बेरियम का अपन ने लिख ही दिया है तो आप उतारें इनको। स्टेनस Sn+2, स्टेनिक होगा Sn+4 होगा भाई। ये उतार लिया होगा आपने। ये उतार लिया होगा। प्लम्बस Pb+2, ठीक है भाई। एक
मर्क्यूरस, सॉरी मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक Hg+2। ये तो देखो सीसा का प्रतीक है भाई, लेड है ना, और ये है पारा, तो दोनों ही परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं। Pb+4 होगा इसका, ठीक है ना। ये उतारें, इसके बाद में और अपने जब पढ़ेंगे ना आगे अपने आप ही आ जाएंगे, तो मुख्यतः ये आपको ध्यान में देना है इनको। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम Al+3, फेरिक Fe+3। देखो फेरस होता है Fe+2, यहां ध्यान रखना आपको, फेरस और फेरिक है ना। ऑरिक, ऑरिक गोल्ड का प्रतीक ही है ना, Au+3, Au+3। तो ये किसका प्रतीक है, ये तो है भाई आयरन का है ना, आयरन या लोहा, और ये सोना, गोल्ड, ठीक है। और आर्सेनिक, आर्सेनिक As+3, क्रोमिक Cr+3, क्रोमिक का, ठीक है ना। तो ये और प्लम्बिक, प्लम्बिक Pb+4, ठीक है। और Pb+4, स्टेनिक, स्टेनिक Sn+4, स्टेनिक का Sn+4। कार्बन, C+4, कार्बन का C+4, कार्बाइड का C-4 होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। सिलिकॉन, सिलिकॉन Si+4। तो ये उतारो इनको। ये धनात्मक मूलक हैं भाई, और आगे जब आप पढ़ते जाएंगे तो अपने आप ही और जुड़ते जाएंगे इनमें। मुख्य रूप से इनको आपको याद रखना है। तो वैसे मैं बोल भी रहा हूँ, अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है इसमें थोड़ी लाइट वगैरह में, तो आप मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लेना आप, और फिर सुन करके लिख लेना, ठीक है ना। हाँ, किसी प्रकार की आपको दिक्कत आने की संभावना ही नहीं है। जब तक मैं पढ़ाऊंगा तब तक आपको समस्या किसी चीज की आने नहीं दूंगा, ध्यान रखना आप तो इसको। अब ऋणात्मक मूलक नंबर 2, ऋणात्मक मूलक या ऋणायन, ठीक है। ऋणात्मक मूलक या ऋणायन, तो इसमें लिखेंगे वे मूलक जिन पर ऋण आवेश उपस्थित होता है, वे मूलक जिन पर ऋण आवेश उपस्थित होता है ऋणात्मक मूलक कहलाते हैं।
वे मूलक जिन पर ऋणात्मक आवेश उपस्थित होता है ऋणात्मक मूलक कहलाते हैं। ठीक है, नेगेटिव आवेश, ऋणात्मक आवेश उपस्थित होता है वो ऋणात्मक मूलक कहलाते हैं। अब आगे लिखते हैं इसको। देखो हाइड्राइड, हाइड्रोजन जब होता है तब तो +1 होता है, और हाइड्राइड तो हाइड्रोजन क्या होता है भाई, +1 में भी दर्शाता है और -1 में भी दर्शाता है। हाइड्रोजन बहुत चालाक तत्व होता है भैया ना, हाइड्रोजन की तो चर्चा ही बहुत लंबी चौड़ी है, हाइड्रोजन का चैप्टर भी चलता है आपके, एक हाइड्रोजन नाम से पूरा चैप्टर है, बनाने की विधि सब वगैरह है, इसके रासायनिक गुण वगैरह, भौतिक गुण वगैरह, इसके उपयोग वगैरह, इनसे बनने वाले यौगिक सारे चलते हैं वो, तो वो भी आगे अपने बुक में है एक हाइड्रोजन नाम का चैप्टर। तो देखो हाइड्राइड -1 भी दर्शाता है और +1 भी, अर्थात इसी कारण इसे एक प्रारूपिक धातु कहते हैं, प्रारूपिक धातु कहते हैं। यदि हाइड्रोजन पॉजिटिव आवेश दर्शाता है तो हाइड्रोजन होगा, और नेगेटिव आवेश दर्शाता है तो वो हाइड्राइड बन जाता है, अर्थात ऋणात्मक जो भी होते हैं उनके पीछे आइड अनुलग्न लगा हुआ मिलता है अधिकतर के। देखो क्लोराइड, Cl-1, इनका आवेश आपको ध्यान में रखना है, सूत्र प्रतीक चिन्ह इनका आपको ध्यान में रखना है। क्लोराइड, ब्रोमाइड, Br-1, अकेला माइनस का चिन्ह एक हो तो भी चलेगा, 1 लगाएंगे तो भी चलेगा, नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, I-1, फ्लोराइड, F-1। ठीक है, आयोडाइड, फ्लोराइड, ये सारे हेलोजन है भाई, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड सारे हेलोजन हैं। और नाइट्रेट, NO3-1, नाइट्राइट, NO2-1, सल्फेट कॉमन लिखा रहा हूं मैं, है ना, 1 और 2 वाला सारा इसी में कॉमन लिखा रहा हूं, तो लिख लेना आप। SO4-2, सल्फाइट, SO3-2, ठीक है ना। कार्बोनेट, CO3-2, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो HCO3-1 हाइड्रोजन कार्बोनेट में HCO3-1 उतारें आप इनको। ये अच्छे तरीके से याद रखना भाई इनको। ये यदि आपको आते हैं तो आप सूत्र कहीं रटने की जरूरत ही नहीं है, याद इनको करना, आप याद तो इनको करना ही पड़ेगा आपको, इसकी कोई दवाई नहीं है। हाइड्रोक्साइड,
हाइड्रोक्साइड OH-1, सल्फाइड H-2, ठीक है ना, ऑक्साइड O-2, परऑक्साइड O2-2, सुपर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड O2-1, ध्यान रखना, ऑक्साइड -2, परऑक्साइड O2-2, सुपर ऑक्साइड O2-1, ठीक है भाई। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑक्साइड में ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, परऑक्साइड में 1 ऑक्सीजन पर, देखो 2 ऑक्सीजन है, ठीक है ना, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, तो 1 ऑक्सीजन पर कितना हुआ, -1। देखो यहाँ 1 ऑक्सीजन पर कितना हुआ भाई, O2-2 है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन -1 इस पर, -1 इस पर। तो इस प्रकार अगर पूछा जाए आपसे कि परऑक्साइड में ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है, ऑक्सीजन के 1 परमाणु पर चार्ज होता है -1, और परऑक्साइड का जो आयन होता है उस पर -2 चार्ज होता है। इसी प्रकार सुपर ऑक्साइड में देख लो, O2-1, तो ऑक्सीजन 2 है भाई और -1 चार्ज है, तो 1/2 माइनस, 1/2 माइनस। इस प्रकार से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो परऑक्साइड में ऑक्सीजन पर यदि चार्ज पूछा जाता है तो -2, और परऑक्साइड में यदि ऑक्सीजन के 1 परमाणु पर माइनस चार्ज पूछा जाता है तो -1 चार्ज होगा भाई। देखो ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं तो दोनों को लिख दिया अपन ने। अब चार्ज ये है -2, तो ये दोनों में बटेगा भाई, दोनों ऑक्सीजनों में बराबर बटेगा, तो -1 इस पर आएगा और -1 इस पर आएगा, तो -1 ही काउंट करना है परऑक्साइड में, ठीक है। सुपर ऑक्साइड में O2-1 होता है, तो सुपर ऑक्साइड में भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो दोनों पर -1 चार्ज है, तो इसको आधा आधा बांट देते हैं, एक आधा इस पर आ जाएगा और आधा इस पर आ जाएगा, -2। इस प्रकार है ये। तो ये उतारवा पहले, अब देखो आगे लिखेंगे फास्फाइड P-3, फास्फाइड का P-3, कार्बाइड देखो कार्बन का प्लस का 4 था, तो कार्बाइड का -4 हो जाएगा, C-4, ठीक है ना, कार्बाइड का -4 हो जाएगा। इसी प्रकार फास्फेट PO4-3, ठीक है, और फास्फाइट PO3-3, ठीक है ना। जहां ऑक्सीकरण अंक निकालूंगा वहां सबके इनके स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा कि भाई नेट आवेश कैसे आया। ये सारे ऑक्सीकरण अंक इन पर, जब ऑक्सीकरण अंक का अपन चैप्टर लेंगे ना उस समय बताऊंगा पूरा कि भाई ये नेट आवेश क्यों आया यहाँ, ठीक है ना। और हाइड्रोजन फास्फेट HPO4-2, हाइड्रोजन सल्फेट HSO4-1,
HSO4 माइनस 1 होता है भाई। हाइड्रोजन सल्फाइड इधर लिख देता हूं, हाइड्रोजन सल्फाइड, सूत्र नीचे लिख रहा हूं इसका, है ना, इधर जगह नहीं है बोर्ड पे। SO3 माइनस 1, SO3 माइनस 1 ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट, इसका सूत्र भी इधर लिख देता हूं, C2O4 माइनस 2, C2O4 माइनस 2। साइनाइड CN माइनस, आइसो साइनाइड NC माइनस, परमैंगनेट MnO4 माइनस 1, MnO4 माइनस 1, मैग्नेट MnO4 माइनस 2। तो गलत मत लिख लेना, मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुन भी लेना। क्रोमेट CrO4 माइनस 2, क्रोमेट पर CrO4 माइनस 2। डाइक्रोमेट Cr2O7 माइनस 2, डाइक्रोमेट का है भाई Cr2O7 माइनस 2। तो इस प्रकार ये ऋणात्मक मूलक हैं, और कुछ रह गए तो वो आगे आ जाएंगे अपने। इनको तो आपको मुख्य रूप से याद रखना है भाई, धनात्मक मूलकों और ऋणात्मक मूलकों को फिर से बता रहा हूं मैं आपको, आप अच्छे तरीके से याद कर लेना इनको, यदि आपको रासायनिक सूत्र बनाना सीखना है तो। और यदि आपको ऑक्सीकरणांक निकालना आता है, वो भी सीखना है तो। देखो, ऑक्सीकरणांक निकालने वाला टॉपिक यदि आपको आवेश आता है इन पर तो ही निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे भाई। यदि ये आते हैं तो आप रासायनिक सूत्र बनाना भी सीख जाएंगे। ये आते हैं आपको तो रासायनिक सूत्र बनाने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आइए, ये ऐसे समझो कि चुटकियों में आ गया ये। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। और आप याद कैसे रखेंगे, इनको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस में लेंगे और एक कागज पर लिख लेंगे, और जहाँ भी अपना स्टडी रूम है तो वहाँ चिपका देंगे। जैसे उठते बैठते देखेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको रूटीन में लेना है, अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है ना। तो कोई काम ज़्यादा हार्ड है नहीं है। तो अब आप इनको उतारें और अपन रासायनिक सूत्र बनाना अब चालू करते हैं भाई। तो देखो रासायनिक सूत्र, अब रासायनिक सूत्र होता क्या है, इस चीज के बारे में आपको समझना है। रासायनिक सूत्र होता है, अणु सूत्र होता है और मूलानुपाती सूत्र होता है भाई। रासायनिक सूत्र, अणु सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, ये चलेंगे आगे, उनके बारे में थोड़ा विस्तार से लिखवा दूंगा, अणु सूत्र, मूलानुपाती सूत्र के बारे में। तो देखो रासायनिक सूत्र,
कोई भी रासायनिक यौगिक है उसको संकेतों के रूप में या प्रतीक चिन्हों के रूप में प्रदर्शित करना ही रासायनिक सूत्र कहलाता है। ठीक है ना। तो रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र टॉपिक डाल लेंगे, रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र। ठीक है। अब लिख लेंगे किसी रासायनिक यौगिक को, परिभाषा लिख लेंगे, किसी रासायनिक यौगिक को प्रतीकों या संकेतों के रूप में लिखना या प्रदर्शित करना ही रासायनिक सूत्र कहलाता है। लिखना या प्रदर्शित करना ही रासायनिक सूत्र कहलाता है। ये चीजें आप 9th क्लास में सीख के आए हैं सारी, क्योंकि चलती हैं वहाँ। तो फिर लेकिन कोरोना ने ये इनको भेंट छट गई कोरोना के, ये तो घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें मैं बता रहा हूँ ये, और अच्छे तरीके से आप याद इनको समझना और फिर करना। तो देखो रासायनिक सूत्र की परिभाषा लिख ली, किसी रासायनिक यौगिक को संकेतों या प्रतीकों के रूप में लिखना या प्रदर्शित करना ही रासायनिक सूत्र कहलाता है। अब देखेंगे अपन रासायनिक सूत्र। तो देखो रासायनिक सूत्र बनाएंगे तो रासायनिक सूत्र में कोई भी रासायनिक यौगिक होता है उसमें पहले धनायन लिखा जाता है, उसके बाद में ऋणायन लिखा जाता है ना। तो ये चीज मैं आपको बता देता हूं। देखो रासायनिक यौगिक, रासायनिक यौगिक, इसमें पहले धनायन, पहले क्या आएगा धनायन, उसके बाद में क्या आएगा ऋणायन। ठीक है। पहले धनायन का नाम लिखा हुआ होता है, उसके बाद में ऋणायन का नाम लिखा हुआ होता है। सूत्र अपन को इसी का बनाना है, पहले धनायन का लिखना है प्रतीक चिन्ह, फिर ऋणायन का प्रतीक चिन्ह लिखना है। ये तो इनका नाम होता है भाई, है ना, और ये इनका प्रतीक चिन्ह होता है, प्रतीक लगाना है। अपनी जो अभी लगाए ना आपको धनायन, ऋणात्मक मूलक और धनात्मक मूलक, इनको अपनी यहाँ काम में लेना है। तो पहले धनात्मक मूलक लिखेंगे, फिर ऋणात्मक मूलक लिखेंगे, और लिखने की फिर सूत्र कैसे लिखते हैं तो वो 1 ही मिनट का है भाई। सूत्र बनाने में कोई ज़्यादा मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले एक यौगिक लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। देखो सोडियम क्लोराइड आपने देखा होगा, और नहीं देखा है तो मैं दिखा देता हूँ आज, आप सुना होगा। तो देखो सोडियम क्लोराइड अपन डेली यूज में लेते हैं, इसे डेली काम में लेते हैं। सोडियम क्लोराइड के बगैर अपन रह नहीं सकते हैं, काम में लेते हैं इसे। सोडियम क्लोराइड कहते हैं साधारण नमक को, है ना, इसका नाम है साधारण नमक, सामान्य नाम इसका साधारण नमक। जिस नमक को आप रोटी बनाने में, सब्जियों में काम में लेते हैं वही नमक है ना। टाटा वाला हो, चाहे से आयोडीन वाला हो, चाहे से वो क्रिस्टल रूप में आता है ना, मोटी मोटी डगलियों के रूप में वो हो, तो वो साधारण, वो कैल्शियम, वो पोटेशियम, ये सोडियम क्लोराइड का ही होता है। अब देखो सूत्र बनाएंगे, इस यौगिक पर ही ध्यान देंगे, यौगिक में क्या क्या दिया गया है। देखो सोडियम, सोडियम का प्रतीक चिन्ह लिखेंगे भैया, है ना, प्रतीक Na+1, आयन सहित लिखेंगे, पहले आयन सहित लिखेंगे भैया ना, Na+1, और इसका प्रतीक Cl-1, आवेश सहित, है ना, आवेश जितना है वो उतना लिखेंगे। अब देखो पहले कौन लिख रखा है, सोडियम, पहले कौन है, धनायन। मैंने पहले बताया आपको, किसी भी यौगिक का निर्माण होता है पहले धन आवेश, धन विद्युतीय तत्व लिखा जाता है, फिर बाद में ऋण विद्युतीय तत्व लिखा जाता है। क्यों लिखते हैं धन विद्युतीय तत्व, भाई इसकी विद्युत ऋणता कम होती है, तो पहले कम विद्युत ऋणी तत्व और बाद में अधिक विद्युत ऋणी तत्व, तो इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है ना। तो देखो सोडियम लिख दिया, अब सोडियम ही है ऊपर, प्रतीक आपने ऐसा ही लिखा है, तो पहले इसको उतारेंगे, ये लिखा अपन ने Na, आवेश नहीं लिखेंगे,
इसके आवेश को छोड़ देंगे। इसका जो आवेश है, आवेश का संख्यात्मक मान यहाँ लेकर के आएंगे भाई और इसके नीचे लगा देंगे, ये लगा दिया, ठीक है भाई। फिर Cl लिखेंगे और इसका संख्यात्मक मान ये यहाँ लेकर के आए और यहाँ लगा दिया। अगर दोनों के नीचे संख्यात्मक मान इकाई आ रहा है तो हटा देंगे, कोई मतलब नहीं है इसका। एक आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है, हटा देंगे। यदि दोनों के नीचे संख्या कटने वाली आ रही है, ठीक है, समान संख्या आ रही है तो भी हटा देंगे, तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। तो देखो इसका रासायनिक सूत्र कौन सा हो गया भाई, NaCl, ये इसका रासायनिक सूत्र हो गया भाई, NaCl। ये सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। आवेश को अपन ने आवेश को वहीं छोड़ना है, केवल संख्यात्मक मान को लाना है। आवेश को वहीं छोड़ना है भाई, केवल संख्यात्मक मान को ही लाना है इसको ही, ठीक है ना। केवल संख्यात्मक मान को लेके आया हूं मैं। तो देखो पहले अपन ने क्या लिखा, सोडियम, सोडियम का प्रतीक चिन्ह Na+1, यौगिक में दिया गया है सोडियम क्लोराइड, सोडियम का प्रतीक चिन्ह N+1 आवेश होता है इस पर। फिर इनमें आवेश का संख्यात्मक मान की अदला बदली होती है, आवेश के संख्यात्मक मान की अदला बदली होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार लिखते हैं अपन। तो ये सूत्र वैसे कैसे उतार लें आप इसे, ठीक है ना। तो आपको मैं थोड़ी सी जनरल भाषा में, मेरी भाषा में बता देता हूँ भाई। सोडियम के ऊपर ये सर के ऊपर टोपी रखी हुई है ना, आप ध्यान से सुन लेना। मैं समझाने के लिए अक्सर ऑफलाइन क्लासों में भी बच्चों को बताता हूँ, और ये वैसे मनोरंजन का भी देख लो आप, तो आपके दिमाग में रहेगा, ये भूलोगे नहीं आप। तब तक ये रासायनिक सूत्र कम आएगा कंसेप्ट आपके, तो तुरंत याद आ जाएगा ये। देखो सोडियम Na+1, देखो ये +1 इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है सोडियम पर। +1 किस पर चार्ज है, Na पर, यानी Na परमाणु पर +1 चार्ज है, Cl परमाणु पर -1 चार्ज है। अर्थात ये सोडियम है, मान लो सोडियम कोई आदमी है, उसके सिर पर क्या रखी हुई है, टोपी, है ना। या सोडियम कुछ भी है, उसके सिर पर क्या रखी हुई है, टोपी। क्लोराइड, ये इसके सिर पर टोपी, अर्थात आवेश है ना। जो आवेश का संख्यात्मक मान है टोपी है, आवेश का संख्यात्मक मान क्या है, टोपी, सर पर टोपी रखी हुई है। और ये है ऋणात्मक और धनात्मक, ये उसके सर पर, सर है उसका, बाल है उसके, है ना। तो देखो अब सोडियम है, सोडियम क्या करता है भाई, आ गया और आन लिख दिया अपन ने यहाँ। अब सोडियम क्या करता है, इसके सर की टोपी को उतारता है और अपने टांग में डाल लेता है, इसके सर की टोपी को उतार करके अपने टांग में डाल लेता है। तो अपने जो संस्कृति में क्या होता है कि भाई सर की पगड़ी को, पगड़ी कहते हैं उसे, अगर सर पे कोई भी वस्त्र हो तो उसे पगड़ी कहेंगे, या टोपी मान लो, कुछ भी हो, तो उसे अगर सर में यानी पैरों के नीचे डाल लेते हैं, या उसे उतारना ही एक तरह से अपमानजनक समझा जाता है, तो इस क्लोराइड का अपमान हो गया भाई। इसने, सोडियम ने क्या किया भाई, इसकी टोपी को उतारा और अपने टांग में डाल लिया, तो इसने अपमान समझा। अपमान समझा तो फिर क्लोराइड क्या करता है, क्लोराइड कहता है भाई इसको तो ईंट का जवाब तो पत्थर से मिले तभी तो फायदा होगा, तभी इसे भी ध्यान पड़ेगा। तो क्लोराइड क्या करता है, इसकी टोपी को उतारता है, अपनी टांग में डाल लेता है, तो दोनों बराबर हो गए। दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, अर्थात रासायनिक सूत्र बन गया। दोनों उदासीन हो गए, कहने का मतलब दोनों उदासीन हो गए और रासायनिक सूत्र बन गया। तो ये इस प्रकार की थोड़ी सी जनरल सी बता दी है मैंने कि भाई सोडियम इसका अपमान कर देता है, इसकी टोपी को अपने सर में टांग में डाल लेता है, और क्लोराइड भी इसका अपमान करने के लिए, अपमान का बदला लेने के लिए इससे माइनस इसका अपना टोपी को उतार करके अपने टांग में डाल लेता है। दोनों बराबर हो जाते हैं। बराबर होने का मतलब उदासीन हो जाता है। रासायनिक यौगिक जो भी होगा वो विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, संपूर्ण पर, है ना, विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। देखो उदासीन हो गया, प्लस और माइनस आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो गए, और ये सूत्र अपने पास में उदासीन यौगिक प्राप्त हो गया। तो देखो उतार लें आप इसे, है ना। अब दूसरा देखते हैं। देखो यदि ये आयन आपको आते हैं तो आप सूत्र बनाना बहुत ही आसान है। आयन आपको याद करने अभी, है ना। तो जब भी आपका टेस्ट वगैरह लेंगे
तो देखना, याद रखना भाई इनको ना, पूछ लूंगा मैं, पढ़ाता अक्सर पढ़ाता किताब का चैप्टर नंबर लास्ट चल रहा है तो उस समय भी मैं रासायनिक यौगिक पूछ सकता हूँ, सूत्र पूछ सकता हूँ उस समय भी, है ना। तो आप ध्यान में रखना। मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। इसका सूत्र बनाएंगे भी, है ना, मैग्नीशियम ब्रोमाइड का। तो देखो मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, Mg+2, Mg+2। और ब्रोमाइड का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, Br-1। मैग्नीशियम का Mg+2, ब्रोमाइड का Br-1, यही लिखाया है मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले यही लिखाया है मैंने, ठीक है ना। तो देखो आप पहले किसको उतारेंगे भाई, Mg को, मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह Mg, और इसका संख्यात्मक मान ये रहा, ये कहाँ डाल देंगे भाई, इसकी टांग में, ठीक है। फिर ब्रोमाइड Br, इसका संख्यात्मक मान ये रहा, ये यहाँ डाल देंगे। देखो संख्यात्मक मान मैंने बताया था, संख्यात्मक मान 1 होगा वो लिखा नहीं जाएगा, ठीक है ना। संख्यात्मक मान 1 होगा वो लिखा नहीं जाएगा। और अपने पास में सूत्र बनता है Mg_Br2 जोड़ करके लिख देंगे। ये देखो संख्या 1 को लिखेंगे नहीं तो सूत्र बन गया अपने पास में Mg_Br2। समझ गए होंगे शायद, उतार लें। ठीक है ना। अब देखो मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब देखो ठीक है ना। तो देखो मैग्नीशियम का Mg+2, कार्बोनेट का CO3-2। तो देखो ये बहुपरमाणु का आयन है भाई, कार्बन का 1 है और ऑक्सीजन के 3 परमाणु है, बहुपरमाणु का आयन है। तो बहुपरमाणु का आयनों को जब सूत्र बनाते हैं उस समय छोटे कोष्टक में लिखते हैं, छोटे कोष्टक में लिखते हैं, और जो भी गुणांक लगाते हैं वो इसके नीचे लगाते हैं। देखो मैग्नीशियम, तो अपन को मैग्नीशियम लिखना है, पहले मैग्नीशियम ही लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैग्नीशियम है अपने यौगिक के पास में मैग्नीशियम। अब इसके नीचे ये रही Mg2। अब ये बहुपरमाणु का तो कोष्टक में लिखेंगे भाई, और कोष्टक में लिख दिया, कोष्टक को बंद कर दिया। फिर इसके नीचे ये, अब देखो मैंने पहले ही बताया कि भाई संख्यात्मक मान यदि इकाई आ रहा है तो नहीं लिखेंगे, संख्यात्मक मान यदि समान आ रहा है तो नहीं लिखेंगे, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और यदि बहुपरमाणु का आयन आ रहा है तो उसे कोष्टक में लिख करके बाद में लिखा जाएगा। तो देखो दोनों हट जाएंगे, अर्थात ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। मैं आप समझाने के लिए काट रहा हूँ ना, आपको नहीं काटना है ना। तो MgCO3 ये यौगिक बन गया भाई, मैग्नीशियम कार्बोनेट यौगिक बन गया भाई, ये है ना। तो इस प्रकार लिखते हैं अपन रासायनिक सूत्र। और आप काफी सारी प्रैक्टिस करना, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी होगी, याद हो जाएंगे ये प्रैक्टिस में। सूत्र रटने की जरूरत नहीं है, आपको आयन रटने की जरूरत है, आयन तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है भाई। तो देखो अपन क्या लिखेंगे, Mg+2
मैग्नीशियम का Mg+2 हो गया सूत्र। हाइड्रोक्साइड का अभी लिखा है मैंने OH-1। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे Mg और Mg के नीचे ये एक, फिर बहु परमाणु हो गया भाई, एक से ज्यादा आ रहे हैं ना, तो OH को कोष्टक में लिखा और फिर यह आ गया लो। ठीक है, सूत्र बन गया MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। अब इसका साधारण नाम देखो, यहाँ लिख देता हूं साधारण नाम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हिंदी में इसे मैग्नीशियम का दूध कहते हैं ना, ठीक है ना, या दूध या मैग्नीशियम ऐसे भी कह सकते हैं ना, ध्यान में रखना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब उपयोग कहाँ किया जाता है इसका, देखा होगा आपने 10th क्लास में चलता है, ये आपके आया है ये यौगिक। तो देखो उपयोग करते हैं जब हमारे पेट में आमाशय में यदि अम्लता बढ़ जाती है तो इसका उपयोग किया जाता है। जो इनो फ्रूट पाउच होता है अपना, उसमें यही आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही आता है, तो ध्यान उतारो ना इसे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो देखो सोडियम का प्रतीक Na+1, सोडियम का प्रतीक Na+1, हाइड्रोक्साइड का OH-1। तो पहले अपन क्या लिखेंगे भाई, सोडियम। ठीक है, इसका संख्यात्मक मान ये रहा, फिर लिखेंगे इसे कोष्टक में, इसका संख्यात्मक मान ये रहा, कोष्टक में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहु परमाणु का आ गया, एक से अधिक परमाणु आ गए। ठीक है ना, संख्यात्मक मान नीचे एक एक आ रहा है, इसका मतलब इसका सूत्र क्या हो गया, नीचे बराबर का चिन्ह लगा करके लिख देता हूं, NaOH एक प्रबल क्षार है भाई, है ना, प्रबल क्षार है, और इसे क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, ये इसका सूत्र है ना, उतार लो आप इसे। अब इधर एक और बना देता हूं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, वही सोडियम का प्रतीक चिन्ह Na+, कार्बोनेट का CO3-2 होगा, कार्बोनेट का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, CO3-2, है ना, O बराबर है भाई इसके, है ना, ध्यान रखना दोनों परमाणु बराबर है। तो पहले क्या लिखेंगे भाई, Na, फिर ये लगाएंगे इसके टांग में, है ना, और फिर इसे कोष्टक में लिखेंगे, कोष्टक को बंद कर देंगे, बहु परमाणु का इसलिए, है ना, और फिर ये लगा देंगे। तो देखो सूत्र क्या बन गया अपने पास में, Na2CO3, क्योंकि इसको लिखेंगे नहीं ना, एक को लिखेंगे नहीं, सूत्र अपने पास में ये बन गया Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, और इसका नाम है भाई कपड़े धोने का सोडा या धावन सोडा जिसे कहते हैं, धावन सोडा। इसके साथ में क्रिस्टल के जल के 10 अणु और होते हैं जिन्हें क्रिस्टल जल कहते हैं, है ना, पढ़ा होगा आपने क्रिस्टल जल होता है, कोई भी लवण होता है उसकी सूत्र इकाई के पास में निश्चित जल के अणु की संख्या होती है, उसे क्रिस्टल जल कहा जाता है। तो ये सूत्र आप उतारें,
आगे देखते हैं भाई। थोड़ी प्रैक्टिस यहाँ करवा देता हूँ, फिर आगे की एक क्लास में और प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ी बहुत अपन। तो देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है भाई, ये देखो, तो धनायन तो यह है और ऋणायन ये है। सोडियम का प्रतीक Na+1, ठीक है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रतीक CO3-1 होता है भाई, है ना। ये लिखा दिया मैंने आपको, है ना। तो देखो, पहले किसको लिखेंगे, इसको। पहले किसको लिखेंगे भाई, इसको, ठीक है ना। फिर इसका ये संख्यात्मक मान यहाँ डाल देंगे, फिर बहु परमाणु का ये, तो इसे कोष्टक में लिख देंगे HCO3, कोष्टक को बंद कर देंगे। अब ये, अब क्या हो गया भाई, सूत्र बन गया अपने पास में NaHCO3, क्योंकि संख्यात्मक मान समान है, वो हट जाता है, ठीक है ना। इसे कहते हैं खाने का सोडा। खाने का सोडा, मीठा सोडा, सबने सुना होगा इसका नाम, देखा होगा, ठीक है ना। ये है भाई। इसी प्रकार देखो, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का Ca+2, ऑक्साइड का O-2, कैल्शियम का Ca+2, ऑक्साइड का O-2। तो पहले किसको लिखेंगे, इसको, फिर इसके नीचे ये 2, फिर ऑक्सीजन को, क्योंकि सिंगल ही है ये, तो बिना कोष्टक के लिखा जाएगा। फिर इसके नीचे इसको। देखो, संख्यात्मक मान दोनों के नीचे बराबर है, संख्यात्मक मान दोनों के नीचे क्या है भाई, बराबर है, इसलिए इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा CaO, ये बन जाएगा CaO। और इसे कहते हैं बिना भुजा हुआ चूना, बिना भुजा हुआ चूना, बिना भुजा हुआ चूना, ठीक है ना। तो इनके सामान्य नाम आप थोड़ा सा याद रखना भैया ना, सूत्र भी और यह भी। इस प्रकार काफी सारे सूत्र आप जोड़ जोड़ करके बनाना, प्रैक्टिस करके। एक धनायन लेना, एक ऋणायन लेना, है ना, एक धनायन लेना, एक ऋणायन लेना, काफी सारे बना लोगे तो आप सूत्र, तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और आप चुटकियों में किसी का भी सूत्र बनाने की जरूरत नहीं है, बोल दोगे बस, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, बस डायरेक्ट बोलोगे, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो देखो कैल्शियम का वही Ca+2, हाइड्रोक्साइड का OH-1, तो Ca, ठीक है। इसके नीचे ये आ गया, ठीक है ना, एक, फिर 2 परमाणु है तो कोष्टक में लिखेंगे, फिर इसके नीचे ये इसका संख्यात्मक मान 2 यहाँ से आए, ठीक है ना। तो बन गया क्या सूत्र भाई, CaOH, इसे एक को उठा देंगे, और ये सूत्र बन गया अपने पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, या चूने का पानी, या चूने का पानी,
ठीक है ना भाई। तो ये बिना बुझा हुआ चूना है, ये बुझा हुआ चूना है CaOH होल 2, बुझा हुआ चूना है, और बिना बुझा हुआ चूना CaO। इसमें यदि पानी डाल देंगे, बिना बुझा हुआ चूना का मतलब जो अपन भट्टे पर से जो कड़ी लेके आते हैं ना, वो है ये, और उसमें पानी डाल दिया तो ये बन जाता है। ठीक है ना। इसके अभिक्रिया आएंगे आगे तो हम बता देंगे आपको, फिलहाल आपको सूत्र आए समझना है। कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका प्रतीक क्या हो गया भाई, Ca+2, और इसका CO3-2। तो पहले किसको लिखेंगे, Ca को, और इसके नीचे ये लगा देंगे। ठीक है ना। फिर कोष्टक में कार्बोनेट CO3, और फिर ये ठीक है। देखो दोनों के नीचे समान है, इसका मतलब CaCO3, ये बन गया सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट का। इसे संगमरमर चूना पत्थर खड़िया, इसे ही कहते हैं भैया ना। तो ये इसी के नाम है सारे, हैं। तो उतार लो आप इनको। अब आप प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। और मैं कुछ लिख देता हूं, उनके बारे में आप बनाना घर से उनको, और फिर अगली क्लास में पुनः और सूत्रों में प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं। ठीक है ना। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है भाई, है ना। सूत्रों की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है। और एक दो की करवा देता हूं। देखो अमोनियम क्लोराइड, देखो अमोनियम का सूत्र NH4+1, क्लोराइड का Cl-1। पहले किसको लिखेंगे, अमोनियम को, NH4। देखो बहु परमाणु का, इसलिए कोष्टक में, चाहे इसे धनायन हो या ऋणायन हो, बहु परमाणु होगा वो कोष्टक में लिखेंगे। अब देखो इसकी टांग में इसका डाल दिया ही क्लोराइड। कई बच्चे ये कहते हैं सर C और L हो गया, इसमें बहु परमाणु हो गया। अरे प्रतीक एक ही है, क्लोरीन का ही तो यही प्रतीक, C और L कहाँ आ गया, है ना। तो यहाँ ये ध्यान रखना है ना। तो देखो अब देखो दोनों के नीचे संख्यात्मक मान एक है, एक है तो NH4Cl, ये हो गया NH4Cl, और ये सूत्र है नौसादर का। सामान्य नाम इसका क्या है भाई, नौसादर। ध्यान रखना, नौसादर में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। नौसादर को वहाँ बाहर रख देते हैं तो ये वाष्प में बदल जाता है। ठीक है ना। तो वाष्प में बदल, इसमें नौसादर में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। ठीक है भाई। इसके बाद में जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, एक सूत्र और बता देता हूं मैं, फिर आप प्रैक्टिस करना है इनकी। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। तो देखो पोटेशियम परमैंगनेट, ये कौन है, पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह K+1, परमैंगनेट का प्रतीक चिन्ह MnO4-1। ठीक है। तो देखो पहले क्या लिखेंगे, K, पहले क्या लिखेंगे भाई, K कहाँ से आया, पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह है, परमैंगनेट का MnO4-1, ये मैंने आपको लिखा है, याद रखना। अब देखो इसके नीचे ये डाल देंगे, परमैंगनेट बहु परमाणु का है तो इसे कोष्टक में लिखेंगे। ठीक है। और इसके नीचे ये डाल देंगे। देखो दोनों के नीचे मान संख्यात्मक बराबर है तो क्या करेंगे भाई, KMnO4, ये बन जाएगा, एक को उठा देंगे। ठीक है ना। और ये बन गया, और इसे
पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा कहते हैं भाई, लाल दवा, जैसे आप हॉस्पिटलों में देखते हैं लाल दवा, है ना, वो पोटेशियम परमैंगनेट है। और पोटेशियम परमैंगनेट का अपने प्रैक्टिकल भी चलता है, तो प्रैक्टिकल भी करवाएंगे आपको, इसका सॉल्यूशन बना करके, सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग और इसका फिर प्रैक्टिकल करवाते हैं, है ना। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट आपको दिखाएंगे बना करके भी और सॉलिड भी, दोनों दिखाएंगे। लाल दवा है, आपकी देख ली होगी आपने हॉस्पिटल वगैरह में, बैंगनी कलर का इसका सॉल्यूशन होता है, वो बैंगनी कलर का बनता है और इसका जो कलर भी होता है वो भी बैंगनी कलर का ही होता है ना, हल्का सा लाल लिए भी, है ना, इसीलिए कहते हैं इसे लाल दवा। बैंगनी होता है लेकिन लाल लिए हुए होता है, इसलिए कहते हैं इसे लाल दवा। तो ये घाव धोने के काम में लिया जाता है इसे। तो ये रासायनिक सूत्र बनाने का आज का अपना जो टॉपिक था ये मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया है। इसमें कुछ सूत्रों के बारे में अपन अगली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे भाई, कुछ सूत्रों की चर्चा अपन अगली क्लास में कर लेंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। और आपको धनात्मक और ऋणात्मक मूलक फिर से बता रहा हूँ, याद कर लेना अच्छे से। तो रासायनिक सूत्र बनाना आ गया और एक टॉपिक ऑक्सीकरण का बताऊंगा, वो आपको आसानी से आ जाएगा। और फिर उसके बाद में अपन जो उपसंयोजक यौगिक होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसका एक चैप्टर चलता है 12th क्लास में, तो उसका भी अपन नामकरण पढ़ेंगे। तो वहां भी ये नाम आपको आना चाहिए, इन पर आवेश आना चाहिए, आपको ज्ञात, इनका सूत्र आना चाहिए और इनके नाम आने चाहिए। तो ये आपको आते हैं, तो ये सब चीज आप आराम से 2 ही मिनट का है सूत्र बनाना। तो सूत्र बनाना कोई खेल है ही नहीं, सूत्र बनाने का तो 1 मिनट का काम है, यानी 1 मिनट भी नहीं लगता है। आराम से आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दी कि आप आराम से समझ सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। फिर भी आपको नहीं समझ में आता, अगली क्लास में फिर से ले लेंगे और आप इनका प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना। एक धनायन ले लेना, एक ऋणायन ले लेना, जोड़ जोड़ करके सूत्र बनाना बहुत से, तो आप आराम से सीख जाएंगे। इसके बारे में किसी प्रकार की आपको डाउट नहीं होनी चाहिए और आप नियमित रूप से रिवीजन करते रहना। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।